हेलो, छोटों को नमस्कार, बड़ों को नमस्ते और उनसे भी बड़ों को प्रणाम। और अब बात करते हैं अपन किसकी, क्लास की। और क्लास क्या कहती है, देखिए। क्लास ये कहती है कि नॉर्मलता, मूलरता, इन दोनों के बारे में अगर डिस्कस करना होगा तो हम लोगों ने ये देख लिया कि मूलरता कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में उससे नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे, है ना। अब जो डिस्कशन है वो ये है कि अगर इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो होगा ये तो क्वेश्चन से आपको मैंने बता दिया लास्ट क्लास में। अब बात करूंगा मैं मोललता की। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यही होगा कि मोललता जो होती है वो किस से प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मोललिटी डज नॉट अफेक्ट विद टेम्परेचर के साथ मोललता कभी नहीं बदलती। उसकी डिफाइन है, उसकी फॉर्मूला है, वो आप देख लो। किसी के मोल विलायक, ठीक है, किसी विलायक के मोल विलायक किलोग्राम में ले लो, ठीक है। मैंने क्या बोला, किसी के मोल, ठीक है, विलायक के किलोग्राम में बोलने पर मोल होना चाहिए विलय के, और यहाँ पे ले लेना है हमको किलोग्राम। तो अब जो बनेगी वो हमें मोललता मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मोललता की यूनिट सब जानते हैं, ये सब सॉल्यूशन की सांद्रता की यूनिट है ना। और मोललता है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, ताप से, ठीक है। याद करें थोड़े दिन पहले क्लास में मैंने आपको बताया ताप से ही प्रभावित होता है, नहीं कि किसी के बाप से। वो था साम्य अवस्था स्थिरांक, बोलो था कि नहीं, है ना। तो अब बात कर लेंगे हम इसी पॉइंट को लेके कि मोललता है जो ताप से प्रभावित नहीं होती। और सब होगी, उस क्वेश्चन कैसे आया, देखो आएगा या आ गया क्या, निम्न में से कौन सी सांद्रता ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो उसमें लिखेगा नॉर्मल ताप, मोललता, फॉर्मल ताप। आप आंसर देंगे मोललता, उसको कैसे भी बनाना होगा, ठीक है। अब बात कर ले किसकी, ये देखो ये आगे देखो, निम्न में से कौन सा विलयन ताप पर निर्भर नहीं करता, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता या और आंसर आएगा मोललता। फॉर्मलता किसी के विलय के या विलायक के भाग विलयन में उपस्थित बाहर भाग के अनुपात को फॉर्मलता कहते हैं। पढ़ लो और बस पढ़ी लो, और कुछ नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा क्या, मोल भिन्न। अब देखो हमें तो सर मोल याद है, ये तो मोल भिन्न है, यही पॉइंट है क्या, नहीं। ये मोल जो है मोल नहीं है, ये मोल भिन्न है, जिसके अलग अलग नाम है। मोल भिन्न, मोल प्रभाज, ये हिस्सा प्रभाज हिस्सा। सोचिए एक ऐसी ये इस तरीके की बात है कि एक विलियन लिया, एक बर्तन लिया, उसमें आपने पानी ले लिया, ठीक है। अब उसमें आपने नमक 1 चम्मच डाल दिया और 1 चम्मच चीनी डाल दी, चलो 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं जी घोल बन गया है, इसके अंदर नमक का हिस्सा कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि इसमें नमक का घोल एक हिस्सा तो उस खुद का, और कितने में से एक तो खुद का, 2 चीनी का, 1 + 2 यानी अनुपात, कुल अनुपात कितना होगा 3। तो इसका हिस्सा क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। बस यही है मोल भिन्न, क्या कि विलियन में किसी के मोल चाहे वो कोई भी हो बटे विलियन में उपस्थित कुल मोल का भाग दे दिया जाए तो वो हमेशा मिलती है मोल भिन्न। ध्यान से सुना, मैं यहाँ 100 से गुणा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे मोल भिन्न क्या है, तो मोल भिन्न किसी के मोल बटे विलियन में उपस्थित कुल मोल, इनका मान होता है मोल भिन्न, समझे। तो अब बात कर लेंगे और भी मोल भिन्न के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्या बोला, किसी विलियन में उपस्थित विभिन्न मोल ABCD में से किसी एक अणु के मोल व कुल मोल के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं, सही है। एग्जाम्पल देख लो, माना एक विलियन में ABCD के 4 प्रकार के अणु उपस्थित है। अब देखो मोल होने चाहिए, फिर माइंड करो विलियन में मोल होना चाहिए, मोल भिन्न चाहिए तो, ठीक है। अब वो मोल नहीं दे, बाहर दे तो पहले उनके मोल निकालेंगे, सही बात है। तो देखो अणु उपस्थित हो जिसमें मोल क्रम से, मोल दे रखा है बंदे ने 1 2 3 4 क्रम से है, तो
प्रत्येक की मोल भिन्न ज्ञात करो। तो पहले तो कुल मोल बताओ कितने हुए, 1 2 3 4 को जोड़ो कितने आए, 10 आए ना। 1 + 2 + 3 + 4 4 3 7 और 3 10। ठीक है, फिर ये आ गई मोल भिन्न। अब ए की मोल भिन्न, ए के मोल 1 और 1/10 ये हो गया ए के मोल भिन्न। बी की मोल भिन्न 2/10, सी की मोल भिन्न 3/10, 4/10। ठीक है, तो ये हो गया क्या, किसी के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मोल भिन्न न कि मोल, क्या बोला, मोल भिन्नों के सभी मोल भिन्नों के, एक विलयन में उपस्थित सभी घटक की मोल भिन्न, एक विलयन में उपस्थित सभी घटक की मोल भिन्न, एक विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा एक होता है। मोल का योग कभी भी एक होता है ऐसा नहीं बोला मैंने, मोल भिन्न का योग हमेशा एक होता है। देखो कैसे, एक की मोल भिन्न कितनी दिख रही है, देखो ए की मोल भिन्न कितनी दिख रही है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। सबको ऐड करो, 1/10 बटे 2/10 बटे 1/10 प्लस 4/10, सही है 4/10। तो सबको ऐड करने के बाद में एलसीएम निकाल लो, इसका टोटल निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों, क्वेश्चन लिखो क्या है, किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा होता है 1। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड क्या मतलब, सेकंड में आएगा वो। तो आगे आइए क्या करते हैं, मोल भिन्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखा है होगा कहीं कहीं तो लिख ही देता हूँ, वही स्टूडेंट के नोट्स होंगे तो इनमें ऐसे होता है भाई, अर्जेंट में आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्या वो लिखा, मोल भिन्न बराबर किसी के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, मोल भिन्न होगी। मोल भिन्न का मात्रक नहीं होता, बिल्कुल सही बात, इम्पोर्टेंट, मोल भिन्न का कोई मात्रक नहीं होता है। याद करो जो आपको किसी टाइम पे मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का En का मात्रक नहीं होता है। और भी एक चीज़ थी वो मुझे टाइप करके बताना, क्या, एक और पीरियोडिक टेबल में एक और था, क्या सही हो जाए कहता, क्या टाइप करेगा तुम भाई बता दो, 2 का मात्रक नहीं होता। अब हम एक और बोल रहे हैं, क्या, मोल भिन्न का मात्रक भी नहीं होता है। किसका मात्रक भाई, मोल भिन्न का। अब लास्ट ppm, देख लो ये भी लिख दिया मैंने, किसी विलयन में उपस्थित विलयन में मोल भिन्न के प्रकार, विभिन्न प्रकार के मोल होते हैं और होने के बाद भी विलयन में कुल मोल भिन्न हमेशा एक आती है। सही बात है, मैंने आपको बता दी। ठीक, अब लास्ट बात कर रहा हूँ ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, विलय के भार भाग का विलयन के भार भाग, देखो विलय के भार भाग का विलयन के भार भाग का अनुपात। ठीक है, आपको विलय के भार दे और विलयन का भार दे, ठीक है, और उसको आप 10 की पावर 6 से गुणा कर दो, 10 लाख से गुणा कर दो, तो वो उसका जाता है क्या, पार्ट्स पर मिलियन। समझे, या कहो कि 1 मीटर टुकड़ा लो और 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा क्या कहलाएगा, उसका 1 ppm कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गज्जू, ये आपके ही नहीं, ये आप आगे जाके कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब में ये ppm सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको ppm सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको लगे कि ये कम ज़्यादा है, आप किसी भी सब्जेक्ट में चल जाओ, उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 ppm बोले तो, अब देखो मैंने इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है, 1 ppm बोले तो 1 मिलीग्राम सॉल्यूट इन 1 लीटर, ये कंसेप्ट बन किया जाएगा। अगर मैं इसको आगे डिस्क्राइब करके और देखूँ तो 1 ppm बनाना है। अगर कोई बोले भाई 1 ppm सॉल्यूशन है, तो आप सोच लो इसमें 1 मिलीग्राम था, ये जो भी था, और 1 लीटर में घोल दिया, इसलिए 1 ppm सॉल्यूशन बन गया। मैं बोलूँ चीनी का 1 ppm सॉल्यूशन, 1 मिलीग्राम चीनी लो, 1 लीटर में घोल दो, 1 ppm बन गया। 1 मिलीग्राम नमक लो, 1 लीटर पानी में घोल दो, 1 ppm बन गया। समझ में तो आ रही है? चलो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं।
चिड़ो मत, मजाक में बोल रहा हूँ, समझ में आना। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन, 10 ग्राम NaOH को 1 लीटर में घोल दिया जाए तो बताओ कितना ppm आएगा। तो देखो 10 ग्राम का क्या कर दो, 10 ग्राम का मिलीग्राम बना लो, तो कितना मिलीग्राम होगा, 100 मिलीग्राम, तो कितना ppm बन जाएगा, 100 ppm। समझता नहीं है यार। 1 किलोग्राम का कितना आएगा, 1000 ppm। समझे क्या? ओके, तो ये ppm सॉल्यूशन हो गया, ठीक है भाई। और अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, जो कुछ वैरायटियों को मैंने लिख दिया है, चाहो तो आप सॉल्व कर लो, ठीक है। मैंने इसको जहाँ तक इधर उधर के कोई कंसेप्ट आते हैं उनको कवर कर लिया है। एक नया पॉइंट ये, एक तो ये समझ में आया, 1 ppm बनाना है तो 1 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोल दो, ठीक है। अब बोले हमें तो मिलीग्राम ग्राम दिए नहीं, हमें तो प्रतिशत दिया है। क्या दिया है बेटू, प्रतिशत। तो प्रतिशत को क्या करें, सुनिए, अब प्रतिशत का ppm बनाना है तो आप क्या करें, जितना परसेंट दे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मेरे भाई, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, जो बनेगा वो कहलाएगा उसका ppm सॉल्यूशन। क्या, जितना परसेंट दे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज योर ppm। जैसे वातावरण में CO2 की मात्रा 0.03% है, तो कंसंट्रेशन बताइए कितनी परसेंट आएगी ppm में। 0.03 को 10,000 से मल्टीप्लाई 300 ppm। याद करो, याद आ गया कुछ। 1% सॉल्यूशन का ppm बनाओ, 1% को 10,000 से गुणा कर दो, 10,000 ppm। बन गया नहीं बन गया, समझे ना। अब देखो मृदा में उपस्थित CO2 की मात्रा 0.3% है, तो CO2 की मात्रा मिलीग्राम में याद करो कितना आएगी, 0.3 × 10,000, 3,000 ppm। अब सोचो कितनी ज़्यादा आ गई भाई साहब, मिट्टी में तो है 3,000 ppm और वातावरण में कितनी है 300। तो 300 1 300 300 2 600 700 900 900 900 12 12 15, अरे तो 10 बार मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 3,000। 300 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 3,000, ठीक है। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉइल is more than नहीं बोल के is 10 times more than to concentration of CO2 in environment। पल्ले पड़ी क्या, वातावरण में जो CO2 है उससे 10 गुना ज़्यादा होती है, किसमें, मिट्टी में CO2 ज़्यादा होती है। समझ में आया? ये वही बात है जो आपको याद है, और याद है उसी को मैंने ppm का नाम लेके सॉल्व करा दिया। समझ में आ गई क्या? आइए तो अब बात करते हैं, ये सॉल्यूशन तो हो गया साइंस के लेवल पे। अब हम अगला टॉपिक कोलॉइडल सॉल्यूशन पे लेके चलेंगे आपको। किस पे, कोलॉइडल सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते एंड बड़ों को तो